अब कितनी हो रही है, बोलते 60 के बाद या 50 के बाद अब जी बोनस की लाइफ है। बिल्कुल। पता नहीं कब चले जाना है, कब अटैक आया और गए। 10 साल के बाद पौधा जो है वो काटने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है जी। तो 10 साल की एफडी तो है वो। बिल्कुल। मुझे पता है कि 90% तो सिर्फ देखते हैं और यही सोचते हैं कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। और जब होगा ना ये 5 साल के बाद आपको जब बीमारी लग जाती है कोई, तब पता चलता है वो उस बंदे ने तो ठीक बोला था। बिल्कुल। हिमाचल तहलका न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का मैं कृषि सिंह एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको लेके आए हैं ग्राम पंचायत कथोक के ख्वारका गांव में रविंदर कुमार जी का ये घर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि रविंदर कुमार जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और साथ में जो है खेती के लिए जो उनकी दिलचस्पी और जो रुचि है वो काफ़ी सराहनीय है। अभी हम आपको मिलवाएंगे रविंदर कुमार जी से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएं जो पेड़ पौधे यहाँ पर जो फसल तैयार की है, जो प्लांटेशन की जाती है, उनके लिए जो आज एक लोगों के लिए मिसाल भी बने हुए हैं। और साथ में आप देखें कि यहाँ पर जो है आप देखें वो पेड़ पौधे तैयार किए जो कि ग्रीष्म इलाकों में ही जो पाए जाते हैं। लोअर हिमाचल की बात की जाए तो उन्होंने वो इस तरह से काफ़ी पौधे उगाए हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो है ये प्लांटेशन उन्होंने की है, खुद ही प्लांटेशन करते हैं और लोगों के लिए जो है ये प्लांटेशन के लिए जो जानकारी भी देते हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर कुछ सीखने को होगा आपको, अगर कुछ इनसे प्रेरणा लेनी होगी तो आप वहां जाकर भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। इनके हम इनका लिंक भी डालेंगे यूट्यूब चैनल का। लेकिन फिलहाल आप साथ में देखें कि ये इनका घर है और साथ में जो इन्होंने अपनी चारों तरफ जो है खेती बाड़ी भी है, साथ में गेहूं की फसल भी उगाई हुई है और साथ में जो प्लांटेशन की जाती है वो काफ़ी बड़े स्तर पर हो रही है। फिलहाल जो है इनसे हम जानेंगे इस प्लांटेशन को लेकर कि इनको ये जो खेती बाड़ी को लेकर दिलचस्पी कहाँ से आई और कैसे आई, क्योंकि आज के युवाओं की बात की जाए तो वो खेती बाड़ी को लेकर जो है नदारद हैं। तो फिलहाल अभी हम आपको मिलवाएंगे रविंदर कुमार जी। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर हिमाचल तहलका न्यूज़। आप हमारे पास यहाँ ख्वारका गांव में कथोक पंचायत में आए तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि जो किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं तो उनके लिए ये मोटिवेशनल जो आप जहाँ भी न्यूज़ देंगे उनके लिए होगा ये। तो मैं चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग खेती छोड़ चुके हैं वो सोचते हैं कि हम घरों में बैठ कर के दुकानों से ही सामान जो है खाने पीने का खरीद करके लाएंगे। और तो दोस्तों किसान भाइयों की मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर आपके घर में आस-पास में ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए खाने के लिए खुद ही सब्जियां, खाद्य पदार्थ, गेहूँ, मक्का, बाजरा जो भी चाहते हैं उनको उगाइए अपने परिवार के लिए, वहीं से शुरू करिए। और जो आगे व्यापार करना चाहते हैं तो बड़े स्केल का होगा, वो जिनकी अपनी इच्छा है वो कर सकता है। जो प्लांटेशन की है उसके बारे में ही साथ साथ में लोगों को जानकारी देते रहेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि सर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, उसके बाद भी आपने अपने आप को फिट भी रखा और खेती बाड़ी में काफ़ी रुचि है। सर प्रेरणा कहाँ से आई है आप? जी सर, ऐसा है कि हमारे फादर साहब जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वो 94 ईयर वो है उनकी लाइफ रही जी। तो उनके जाने के बाद उनके साथ भी हम ये काम करते थे, लेकिन जब वो चले गए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत ही अपनी लाइफ में सिखाया है तो क्यों नहीं हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। और हमारा जो भारत देश है वहाँ पर जो कि विकासशील है तो लोग जो है यहाँ के पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इस काम को, खेती को करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम अगर पढ़ लिख गए हैं, माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख गया है तो वो भी नौकरी ही करेगा। तो नौकरी दोस्तों कोई हल नहीं है। नौकरियाँ कितनी, सरकारें कितनी नौकरियाँ देंगी, हमारी आबादी कितनी जी। अगर हम इस तरह से नौकरी के पीछे ही भागेंगे तो खेती कौन करेगा। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि क्यों ना हम ही पहल करें। दुकानों में है क्या, वहाँ से अगर पंजाब से या किसी भी दूसरे राज्यों से अगर हमें यहाँ पर सब्जी अनाज जो भी मिल रहा है
वो क्या शुद्ध है, क्या किसी ने सोचा भी कि उसमें कितना पेस्टिसाइड डाला हुआ है, कितनी खादें किस प्रकार से डाली हुई हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सभी जो इसके बारे में जानते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, वो भी वैसे ही चले हुए हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर खा लेंगे। तो ऐसे ऐसे हो सकता है आने वाले 5 साल जो है वो गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि बीमारियां बहुत लग रही हैं। पंजाब में देख लो कितने कैंसर के पेशेंट हैं, अब हिमाचल की बारी है। तो हिमाचल में भी अब इतने ज़्यादा कैंसर के पेशेंट हो गए हैं। तो मैंने भी 2-4 केस ऐसे देखे, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ। तो सबसे बड़ा कारण जो रहा वो पेस्टिसाइड और खादें हैं, ये रासायनिक खादें। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना रासायनिक खादों को डालने बंद कर दी। तो मैंने लगभग 5 साल से अपनी ज़मीन में कोई भी किसी भी तरह का ना पेस्टिसाइड यूज कर रहा हूँ जी, ना ही किसी प्रकार की रासायनिक खाद, कोई यूरिया, डीएपी, किसी भी तरह की नहीं। सिर्फ मैं जो गोबर की बनी हुई खाद है, प्राकृतिक खेती को ही बढ़ावा देना चाहता हूँ। जैविक तरीके से करिए, प्राकृतिक रूप से जैसे लगता है वैसे करिए, तो उससे हमारी सेहत ठीक रहेगी, परिवार स्वस्थ होगा, तो सब कुछ ठीक है। सेहत है तो सब कुछ ठीक है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ आपने जो सेब के पौधे लगाए हुए हैं, साथ में और भी फसल यहाँ पे तैयार की हुई है। ये जो सेब के जो प्लांट आपने लगाए हैं, कौन सी किस्म के हैं? सर, पहले सबसे एक बड़ी बात मैं बताऊं कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे घर में भी सेब की पौध जो है वो तैयार होगी। जी 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 जी। मैं लोगों के घरों में कहीं भी देखता था, तो मेरे मन में बचपन से यही था कि सेब तो सिर्फ ओल्ड में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने 1-2 दूसरे जो किसान भाई थे या फिर नर्सरी थी, वहाँ संपर्क किया, कहीं यूट्यूब के माध्यम से भी देखा, तो मुझे ये लगा कि मैं भी इनको उगा सकता हूँ जी। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने वहाँ ओल्ड एरिया से जो है वो मंगवाने चाहे जी। पौधे, लेकिन नहीं, मैंने सोचा नहीं, वहाँ से पौधे लगवाएंगे तो हमारा क्लाइमेट गर्म है, तो क्यों ना मैं उस इलाके से पौधे मंगवाऊँ जो गर्म है। तो मैंने ये ज्वाली के पास एक तिलक नर्सरी है, वहाँ से संपर्क किया और उन्होंने मुझे गाइड किया, वहाँ से मैं पौधे लेकर के आया। तो आप ये यहाँ देख रहे हैं, पिछले साल जो है ये मैंने पौधे लगाए थे ये, और इस साल जो है इनमें फूल पड़े थे और फल भी लग पड़े हैं जी। और अब मैं खुद ही इनकी प्रूनिंग भी की है इनकी जी जी जी। और ग्राफ्टिंग ही की हुई है जी। तो ग्राफ्टिंग के रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा। मैंने सोचा रिस्क है तो लेके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे ये है कि अगर रिस्क नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन मैं सक्सेस हो गया इसमें जी। अब देखते हैं कि सेब कितना रहता है। ये तो इस बार जो है सैम्पलिंग आ जाएगी 100%। मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि ऐसे ऐसे रिजल्ट मुझे मिले हैं, शायद मैंने पहले नहीं देखे, अगर और आपने भी नहीं देखे होंगे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ये ग्राफ्टिंग की बात की यहाँ पे जी, तो क्या आपने यहाँ किसी से पास ट्रेनिंग ली हुई है या फिर आपने कहाँ से ये प्रेरणा ली और कहाँ से आपने सीख कर ये तैयार करने की कोशिश की? ग्राफ्टिंग जो है, जो तिलक नर्सरी है जी ज्वाली के पास, हाँ। वो मेरे पास आते हैं, मैंने उन्हीं से ट्रेनिंग ली हुई है। मेरे मिसेज भी इसमें बहुत से हो करते हैं, उन्होंने जो एयर रूटिंग भी की हुई है और ये एयर रूटिंग मौसमी के ऊपर की हुई है, बिल्कुल आम के ऊपर की हुई है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें इस बार अभी 1 साल हुआ, हमने उसको गमले में लगा दिया है और उसमें इस बार जो है वो फूल आ गए हैं जी और हो सकता है कि छोटे पौधे में फल भी आ जाएं। जी। कहावत की अगर बात की जाए तो उसमें कहा जाता है कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी नज़र आ रहा है कि यहाँ आपके पीछे भी आपकी मैडम का हाथ है। तो आप लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं इन सब काम को? आप देखो जी, हम मिल के काम करते हैं जी, हम दोनों ही खेत में। मेरे बड़े ब्रदर भी हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिटायर हुए हैं, चीफ नॉर्थ जोन के। तो वो भी जब आते हैं तो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। एक मेरे से बड़े ब्रदर हैं, वो भी आते हैं, तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन देते हैं वो, तो मुझे और खुशी होती है, तो मैं और बढ़ चढ़ के हम दोनों जो वो काम करते हैं। मैं सोचता हूँ कि लोग ये ना बोलें कि बुजुर्गों ने जो संजो करके रखा था
हम उसको बर्बाद कर दें, ऐसा ना बोलें कोई। हम उनसे बढ़कर काम करें ताकि हमारे बुजुर्गों को भी एक सांत्वना तो मिले कि आगे वाली हमारी पीढ़ी जो है वो हमसे भी ज़्यादा कर रही है, और एक तरह से लोगों को प्रेरणा मिले, नौजवानों को जो नशे में लिप्त हैं बिल्कुल, और चाहते हैं कि कोई ना कोई जॉब ही, तो जॉब भी कोई हल नहीं है। बिल्कुल, हम लोग अपने खाने के लिए तो उगा ही सकते हैं छोटे छोटे काम। तो मैं तो चाहता हूँ कि खेती करनी है तो प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से खेती करिए, उसमें हम लोगों का भी भला है, हमारे परिवार का भी भला है और हमारे समाज का भी भला है। जी। आवारा पशु काफ़ी बढ़ गए हैं, उसकी वजह से जो खेती-बाड़ी जो छोड़ चुके हैं लोग, क्या इसमें सरकार को भी सहयोग नहीं करना चाहिए? आपको लगता है कि लोग जी जो जी जी, खेती-बाड़ी की तरफ बढ़ कर नहीं कर बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला काम तो मैं समझता हूँ कि वही है, क्योंकि जहाँ जहाँ गांवों में ज़मीनें इकट्ठी हैं, बिल्कुल। वो आपस में सहयोग करके हुँ, उनकी बाड़बंदी कर लें, बिल्कुल। और पंचायतें भी हुँ, उनमें सहयोग करें, या किसी भी तरह से गवर्नमेंट तक अपनी बात रखें, और वहाँ पर जो भी सहयोग उनसे मिलता है वो लें और अपना भी कुछ शेयर डालें, और बाड़बंदी करके उस एरिए को पहले कवर करें बिल्कुल। और उसमें इकट्ठे होकर के खेती करें। जी, हमारे बुजुर्ग जैसे पहले करते थे, वो अच्छा करते थे। वो एक ही फसल में अगर गेहूँ उगाई है, उसमें चने भी। हुँ, हम लोग जो अब खादें डालते हैं रासायनिक, बिल्कुल। तो उसमें तो अब सिर्फ गेहूँ होती है और मक्के के टाइम में मक्का होता है, बाकी कुछ नहीं। पहले दालें होती थी, सब कुछ होता था। बिल्कुल, तो वो लगभग 20-25 सालों से इन चीज़ों का नामो निशान मिट गया है। तो मैं अब ये संदेश देना चाहता हूँ, बाकी जो हमारे नौजवान भाई हैं कि, और जो भी किसान भाई हैं, कि वो पहले तो रासायनिक खादों को छोड़ दें, बिल्कुल। उसके बाद ही ये दूसरी फसलें होंगी, मिलेट्स वगैरह। मैंने पिछले साल यहाँ जो रागी और कोदो जो है वो उगाया हुआ था, तो लगभग अच्छा हो गया मेरे लिए। तो जरूरी नहीं है गेहूं ही उगानी है, मिलेट में भी जाइए। आजकल बड़ा जनरेशन ऑफ फार्मिंग का एक ग्रुप है, वो मिलेट्स की ही खेती कर रहे हैं। मैंने ये देखा यहाँ नदौन के पास रैल में मुनीलाल जी हैं, वो मिलेट्स के ऊपर, वो तो उन्होंने गेहूं खाना लगभग छोड़ दिया है। यहाँ पर परागपुर में बलवंत सिंह जी हैं, वो भी प्राकृतिक खेती करते हैं अलग अलग तरह के। तो बहुत सारे मैंने देखो यहाँ पर ये सहयोगी खेती लगभग 1.5 क्विंटल इस पूरे एरिया में, यहाँ पर 1.5 क्विंटल के करीब जो है आलू जो है वो बीजा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ हमारे जो ब्लॉक देरा के जो एडीओ एग्रीकल्चर, एडीओ हॉर्टिकल्चर और सॉइल के जो इंचार्ज हैं जी, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे वो टाइम से वो बताते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं कि क्या करना है, किस तरह से बीज कब मिलेगा, क्या है, किस तरह से कौन सी खेती करनी है। तो ये जो मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जी, जी। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि आलू तो लगाया ही है मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कुफरी आलू है ये। अच्छा, कुफरी आलू में। जी। तो इसमें मैंने देखो यहाँ लहसुन भी बीच में उगाया हुआ है। तो ये सहयोगी फसलों में आता है। देखो एक फसल तो लेनी है, लेकिन बीच में ये भी आलू तो हम उखाड़ लेंगे जब, बिल्कुल, लेकिन लहसुन जो वो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, उसमें आगे देखेंगे आप, आलू में बीच में मैंने गोभी लगाई हुई है। बिल्कुल। ठीक है, जो चीज़ पहले हो जाएगी उसको हम पहले यूज कर लेंगे बाद में। तो मैं रूटीन में जो है, जब मैंने लगभग आपको बताऊं कि 2 सालों से तो मैंने बाहर से सब्जी खरीदी नहीं मैंने, बिल्कुल अपने घर से ही। हम 3 फैमिली हैं, तो जब आ जाती है तो हम लोग सारे इकट्ठे मिल करके काम करते हैं, और ये घर की सब्जी जो है खाना पसंद करते हैं। तो मैं भी लोगों को बोलूँगा कि अगर हम आप सारे मिल करके लगभग 1 महीने तक भी अगर घर से उगी हुई, और वो भी केंचुआ या देसी खाद, गोबर की खाद जो है उससे उगी हुई सब्जियां, फसल जो है उसका सेवन करेंगे, तो लगभग जो बीमार भी है, अगर कोई जो 2 महीने में ठीक होने वाला, वो लगभग वो 1 महीने में ठीक हो जाएगा। बात की थी कि बीमारियों को लेकर, जी। तो क्या लग रहा है कि जो रासायनिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं और जो आप जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं, क्या इन दोनों में जो रासायनिक तरीके से खेती हो रही है उसकी वजह से ये सब हो रहा है? लगभग
75% तो रासायनिक ही है, ये 90% ही रखो जी। ये जो है वो रासायनिक खादें और पेस्टिसाइड जितने डाले जा रहे हैं उनसे हो रहा है। क्योंकि पहले बुजुर्ग हमारे जो है लगभग 100 साल उम्र होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब कितनी हो रही है, बोलते 60 के बाद या 50 के बाद अब जी बोनस की लाइफ है। बिल्कुल। पता नहीं कब चले जाना है, कब अटैक आया और गए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर, बीपी, ये कॉमन ही हो गया है। ये हुआ क्यों? हम लोग कंफर्ट जोन में चले गए हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि बड़े, हमने अपने बच्चों को भी कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। हर चीज जो उनके कमरे में दे देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, पैरों के ऊपर, वहां पर बिस्तर के ऊपर ही की। तो मैं नहीं समझता कि इस कंफर्ट जोन से हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और लोगों को मैं तो बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मिशन यही है कि लोगों को अवेयर करना है, वो करें या ना करें। जी। मुझे पता है कि 90% तो सिर्फ देखते हैं और यही सोचते हैं कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। और जब होगा ना, ये 5 साल के बाद आपको जब बीमारी लग जाती है कोई, तब पता चलता है वो उस बंदे ने तो ठीक बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये करके देख रहा हूँ और मैंने रिजल्ट देखे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, कोई भी काम जो वो स्मॉल स्केल से ही शुरू होता है। बिल्कुल। एकदम से हम पहाड़ नहीं उखाड़ देंगे। तो मैं स्मॉल स्केल से शुरू किया तो आज यहाँ पहुंच गया। बिल्कुल। और मुझे बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये मेरे चाचा जी का लड़का यहाँ पर वो काम कर रहा है, यहाँ पर उसको भी मैंने लगाया हुआ है, कर रहा है। बड़े पौधे उगाए हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। बढ़िया अपने लिए, कोई मैं सेल करने का मेरा ये नहीं है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। तो मैं अपने लिए सोचता हूँ कि, तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए तो जरूर उगाइए आप। तो अगर आपसे किसी ने सीखना हो या कुछ खेती बाड़ी के बारे में जानकारी लेनी हो, तो वो कैसे, किस माध्यम से आपके पास आए? मेरे पास हमारे देरा ब्लॉक के जो एग्रीकल्चर के प्रभारी जो हैं जी, श्री रंजन कमल जी, वो भी यहाँ किसानों का एक ग्रुप था, देरा से वो लेकर के आए थे। जी जी। तो उनको भी मैंने कई सारी बातें बताई यहाँ पर कि हम लोग भी ये कर सकते हैं। तो वो भी हैरान हो रहे थे कि क्या हमारे इस गर्म इलाके में सेब भी हो सकते हैं और इस तरह से ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं हम। मैंने तो ये उनको बता दिया कि देखो ये ग्राफ्टिंग की हुई या आपके सामने है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कभी नहीं लेकर के चलता कि जब भी मैं कोई चीज काम करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि इसने 100% सक्सेस होना ही है, और वो हो रही है। मैं चाहता हूँ कि सभी जो हैं जिनके पास जमीन है और खाली छोड़ी है जी, उसमें अगर जो वेजिटेशन कुछ ना कुछ जो है उगाएं, सब्जियां उगा लें। अगर पानी की सुविधा है अपनी सुविधा के अनुसार, अगर नहीं है तो बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं। अभी मैंने यहाँ लखनऊ से अफ्रीकन महोगनी के 250 पौधा मंगवाया है जी, तो अभी लगेगा। जो आपने भी अफ्रीकन जिनका पौधों का नाम लिया, उसके क्या फायदे हैं? उसके फायदे, इमारती लकड़ी है वो। अच्छा। और जिस तरह से हमारे पास ये सीधा होता है ना, बिल्कुल सीधी जाती है वो, काफी हाइट होती है और उसकी वैल्यू बहुत है। और वो उसकी जो लकड़ी है वो शिप बनाने के काम आती है जी। तो बहुत ज़्यादा इसकी कीमत है। अगर वो उसका उत्पादन होता है हमारे यहाँ तो हमारे लिए फ़ायदा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो किसान भाई हैं वो ये काम भी कर सकते हैं। जो ज़मीनें ऐसे छोड़ी हैं, बंजर पड़ी हैं, वहाँ लगा दो उनको। कुछ ना कुछ तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। 10 साल के बाद पौधा जो है वो काटने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है जी। तो 10 साल की एफडी तो है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में अरविंदर जी, जिन्होंने खेतीबाड़ी को लेकर एक विशेष अभियान छेड़ा हुआ, जहाँ पर जो आप देख सकते हैं इनके घर के आंगन में हम खड़े हैं, जहाँ जो जगह खाली पड़ी है जिन लोगों के पास, उनके लिए भी इन्होंने एक संदेश दिया कि आप लोग भी जो हैं अपने जो खेती की जो ज़मीनें थी, जैसे बुजुर्गों ने जो संजो कर रखी थी, खेती बाड़ी करते थे, जो लोग छोड़ चुके हैं वो लोग खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दें, नहीं तो आने वाले 5 साल जो है आपके लिए काफ़ी घातक होंगे। नहीं तो फिर आप बाद में जो पछताना है, उससे पहले ही आप लोग जागरूक हो जाएं। और जो खेती बाड़ी को लेकर जो एक इन्होंने अभियान छेड़ा है, उसके तहत आप लोग ही अपने अपने नज़दीक में जितनी भी जगह हैं उसको यूटिलाइज़ करें। जो बाहर का खाना खा रहे हैं, जो बाहर के जो फल सब्जियां ला रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा कम ध्यान दें। पहले बुजुर्ग ऐसे ही करते थे। तो फिलहाल हिमाचल तहलका न्यूज़ का भी विशेष ये अभियान रहेगा, जो खेती बाड़ी को लेकर जो भी किसान जो है भाई बंधु हमारे जो लगे हुए हैं धीरे धीरे ये लोगों को जागरूक करने में, तो हम भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, ताकि हमारी जो ज़मीनें जो खाली पड़ी हैं, जिनको हमने बंजर बनाकर छोड़ दिया है, वो लोग उन पे ऊपर कोई सी भी प्रकार की जो खेती करना शुरू करें।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।